हॉन्टेड रूम। रात का समय था। दीपक अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ सूटकेस उठाए सड़क पर चल रहा था। अरे और कितनी देर लगेगी? चल चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। दीपक दरवाजा खटखटाना शुरू करता है। तभी एक बूढ़ा दरवाजा खोलता है। उसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ अनाज रखा था और 2 चूहे उसे खा रहे थे। अरे ये सब क्या है? इस कटोरे में तो चूहे हैं। ये दोनों मेरे पालतू चूहे हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। बड़ा अजीब शौक है आपका। खैर मुझे क्या, आप हमें कमरे की चाबी दे दीजिए। फिर वो बूढ़ा आदमी दीपक और उसके परिवार को घर के अंदर ले जाता है। देखो, मैं तुम्हें कमरे किराए पर दे रहा हूँ। तुम्हारे बगल में जो एक कमरा बंद पड़ा है उसे कभी भूल से भी खोलने की गलती मत करना, वरना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं ये बात तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। और हाँ, कल सुबह ही मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर का अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब दीपक और उसका परिवार अपने कमरे में सामान सेट करने में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीतता है और अगली सुबह किसी के भी उठने से पहले वो बूढ़ा आदमी अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। अच्छा हुआ वो बूढ़ा यहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कम से कम उसकी गैर हाजिरी में हम आराम से तो रह सकते हैं यहाँ पर। इस तरह दीपक अपने परिवार के साथ सुकून से उस घर में रहने लगता है। लेकिन फिर एक शाम जब दीपक काम से वापस घर लौट कर आया तो अपने कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ गए। वहां राधा गहरी नींद में सो रही है और उसके दोनों बच्चे राधा के बाल काटकर उन्हें गुड़िया के सिर पर चिपका रहे थे। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दीपक की इतनी तेज आवाज सुन राधा भी नींद से जाग जाती है। अरे तुम इस तरह बेहोश होकर क्यों सोती हो? देखो देखो, बच्चों ने तुम्हारे कितने बाल काट दिए हैं। हे भगवान, मैं इतने सालों से अपने बालों की देखभाल कर रही थी, लेकिन मेरे नालायक बच्चों ने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया। तभी दीपक की बेटी गीता अचानक ऊंची आवाज में राधा को डांटने लगती है। अपनी बकवास बंद कर और सीधी तरह लेट जा। अभी तेरे सर में बहुत बाल बाकी है। तूने ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरा गला ही काट दूंगी, समझ गई? वहीं दूसरी तरफ रोहन भी दीपक को आंख दिखाते हुए कहता है, तू चुपचाप कमरे से बाहर चला जा और हमें हमारा काम करने दे, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, ये सब क्या है? हमारे बच्चे इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके मुंह से इतनी डरावनी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी अचानक दोनों बच्चे नॉर्मल होकर एक बार फिर बोलते हैं, अरे पिताजी आप आ गए। मैंने आपसे समोसे मंगाए थे, आप समोसे लाए हैं ना? हाँ, अरे मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियां मंगाई थी। लाओ लाओ, जल्दी से मुझे जलेबी दो। दीपक बिना कुछ कहे थैला दोनों बच्चों को पकड़ा देता है और दोनों बच्चे कोने में बैठकर मजे से अपने पसंद की चीजें खाने लगते हैं। सुनिए ना, मुझे ये घर ठीक नहीं लगता। यहाँ आने के बाद हमारे बच्चों में अजीब तरह के बदलाव आ रहे हैं। चलो कहीं और घर देखते हैं। बेकार की बातें मत करो राधा। बहुत ही कम कीमत में हमें ये घर मिला है। दूसरा घर ढूंढने जाएंगे तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और रही बात बच्चों की, तो मुझे लगता है कि ये सारा दिन टीवी में उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते हैं ना, इसी वजह से ये इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर काम में व्यस्त होने के कारण दीपक अपने बच्चों को घर पर नहीं पढ़ा पाता था। दूसरी तरफ राधा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी
इस वजह से वो भी बच्चों का होमवर्क कराने में उनकी मदद नहीं कर पाती थी। इसलिए दीपक अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए नैना नाम की एक लड़की को ट्यूशन के लिए रख लेता है। एक शाम दीपक और राधा किसी काम से बाहर जाते हैं और नैना घर में दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तभी अचानक नैना के सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, अचानक मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। चिंता मत करिए दीदी, आप मेरी आंखों में देखिए, आपके सिर का दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर रोहन अपनी आंखें बड़ी करके नैना के सामने बैठ जाता है। नैना एक टक रोहन की आंखों में देखने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह रोहन के वश में हो जाती है। तुम्हारा ये जीवन बेकार है। यहाँ तुम्हें दुखों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम इस नरक से निकलकर सीधे स्वर्ग में जाना चाहती हो? हाँ, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मुझे सुकून चाहिए। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कहो, मुझे क्या करना होगा? हाँ, मैं अभी तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जाओ गीता, बड़ी रस्सी लेकर आओ। उसके बाद गीता एक बड़ी रस्सी लाकर रोहन को दे देती है। रोहन और गीता दोनों मिलकर पंखे से रस्सी को बांध देते हैं। चलो, अब इस कुर्सी पर चढ़कर फंदे को अपने गले में डालकर छोड़ दो। तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बादलों पर सवार होकर उड़ रही हो। नैना फौरन कुर्सी पर चढ़ रस्सी पकड़कर फंदा अपने गले में डाल लेती है। अब जैसे ही रोहन और गीता कुर्सी को धक्का देने ही वाले होते हैं कि तभी वहां दीपक और राधा आ जाते हैं और सामने का नजारा देख राधा की चीख निकल जाती है। तभी दीपक नैना को पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे उतार देता है। अरे नैना, नैना, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मेरे घर में आत्महत्या करके मुझे और मेरे परिवार को जेल पहुंचाना चाहती हो? लेकिन नैना कोई जवाब नहीं देती और जोर जोर से रोते हुए वहां से चली जाती है। बस बहुत हो गया जी, अब मैं समझ गई। इस घर में जरूर कोई शैतानी शक्ति वास करती है, इसलिए तो हमारे घर में इस तरह की डरावनी घटनाएं हो रही हैं। आप फौरन किसी तांत्रिक को बुलाकर लाइए। देखो, तुम्हारी बातों में आकर मैं यहाँ पर किसी बेकार तांत्रिक को बुलाकर तमाशा नहीं बनाना चाहता। इतना कहकर दीपक बाहर चला जाता है। राधा को अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। उसी शाम वो बूढ़ा भी अपने रिश्तेदार के यहाँ से वापस लौट आता है। राधा रोते हुए बूढ़े को सारी बात बता देती है। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पहचान में एक तांत्रिक है, मैं उसे आज ही बुलाता हूँ। वो बूढ़ा आदमी तुरंत फोन करके तांत्रिक को बुलाता है। करीब आधी रात को तांत्रिक घर में दाखिल होता है। उसके बाद वो सभी को कमरे में बिठाकर मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते तांत्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अचानक उठ खड़ा होता है और दीपक को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। क्या हुआ तांत्रिक जी? आपने इनको क्यों मारा? तेरे घर में जो डरावनी घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे तेरे इस नालायक पति का ही हाथ है। इस बेवकूफ ने सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर मुसीबत बुलाई है। आपने वो कमरा कब खोला? आप कब उसके अंदर गए? वैसे तांत्रिक जी, आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या? अरे शांत हो जाओ बेटी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सालों पहले मैंने वो कमरा एक लड़की को किराए पर दिया था। वो यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आई थी। उसके घर की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। ऊपर से आए दिन उसके घर में लोग बीमार पड़ते रहते थे। कहते हैं उसके घर में कोई शैतानी शक्ति वास करती थी। एक बार वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई थी। वापस आने के बाद उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो रात भर
अपने कमरे में खुद से ही बातें किया करती थी। यहाँ तक कि वह कई कई दिनों तक कमरे में बंद ही रहती थी। उसकी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मैंने उसे घर से बाहर निकालने का फैसला किया। जब मैं दरवाजा खोलकर उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो पंखे पर लटकी हुई थी। उसके मरने के बाद भी उस मनहूस की आत्मा मुझे तंग करती रही। फिर आखिरकार तांत्रिक जी ने मंत्र पढ़कर हमेशा के लिए इस कमरे को बंद कर दिया था। तभी दीपक लड़की की आवाज में बात करना शुरू कर देता है। पिछली बार तो तूने मुझे कैद कर दिया था तांत्रिक, लेकिन अब मैं आजाद हो गई हूँ। तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये बात है। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद तांत्रिक डरावने मंत्र पढ़ते हुए दीपक के ऊपर राख फेंकना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जोर से चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ता है। हाँ, क्या हो गया इनको? तांत्रिक जी, इनको क्या हो गया? चिंता मत करो बेटी, मैंने उस लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी दीपक को उठाकर कमरे में लिटा देते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक अपने घर लौट जाता है। बूढ़ा भी अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सोने लगता है। लेकिन उधर रात के 2 बजते ही राधा के बगल में लिटा दीपक उठकर बैठ जाता है और अचानक लड़की की डरावनी आवाज में बोलता है, सब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।